अब जब ये युद्ध समाप्त हो गया तो पूरी देश की यानी पूरी दुनिया की जो है अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। हिंदी में ऐसे कहते हैं उत्तर अटलांटिक अटलांटिक संधि संगठन। तो ये इन दोनों की लड़ाई थी। ठीक है, पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था थी वो यूएसए की थी और समाजवादी अर्थव्यवस्था जो थी वो यूएसएसआर की थी यानी सोवियत संघ की थी। ठीक है, लिथुआनिया लिथुआनिया एक ऐसा गणराज्य था जिसने सबसे पहले अपने आप को स्वतंत्र घोषित करा। स्वतंत्र नहीं, जब इसका विघटन हुआ तो 15 गणराज्य अपने अपने अलग अलग हो गए और सबने अपने जो है वो नए देश बना लिए। तो स्वतंत्र राज्य सबसे पहले बनाने वाला कौन था? लिथुआनिया। तो मैंने क्या बताया था अभी? मैंने आपको बताया था शीत युद्ध कह लो या दो ध्रुवीयता का अंत कह लो। तो वो कब हुआ? जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ तो हो गया। दो ध्रुवीयता का अंत हो गया, हथियारों की होड़ समाप्त हो गई, एकमात्र महाशक्ति अमेरिका बनकर उभरा और नव स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय हुआ। तो यानी ये सारे हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल की टू सक्सेस पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, पर उसके साथ साथ पॉलिटिकल ज्योग्राफी के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। तो पहला हमारा पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ। इसमें सारे वो क्वेश्चन रहेंगे जो एग्जाम में या तो पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना रहेगी। और मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ कि जितने क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ वो एक दिन वीडियो बना के जरूर दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो आप इस सेशन में मेरे साथ जुड़े रहेंगे, सारे क्वेश्चनों के आंसर आप बताएंगे जिसको आता है। और अगर आपको नहीं आता तो आप उस क्वेश्चन के नोट्स बनाएंगे, अगर नहीं बनाएंगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको वो नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर जो रहेगा दो ध्रुवीयता का अंत। शुरू करते हैं पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर। देखिए, दो ध्रुवीयता का अंत। सबसे पहले, इससे पहले मैं आपको चैप्टर पढ़ाने से पहले कहानी सुनाना चाहूंगा जो पूरी इस चैप्टर पर लिंक है। सबसे पहले आपने सुना होगा शीत युद्ध। शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर कहते हैं। आइए मैं आपको बोर्ड पर ही समझाता हूँ क्या है शीत युद्ध। तो शीत युद्ध हमारे को क्या समझना है? हमारे को समझना है शीत युद्ध क्या होता है। देखिए, सबसे पहले क्या पढ़ना है हमारे को? शीत युद्ध, जिसे हम इंग्लिश में कोल्ड वॉर भी कहते हैं। सबसे पहले शीत युद्ध को जानने से भी पहले हम चलते हैं, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पर। फर्स्ट डब्ल्यू यानी वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो 1914 से लेके 1918 तक चला और फिर इसी के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला तो ये चला 1939 से लेकर 1945। ठीक है, और ये जो है वो दो लोगों के बीच में यानी दुनिया जो है वो दो भागों में बट गई थी। एक का नाम था मित्र राष्ट्र और दूसरे का नाम था धुरी राष्ट्र। ये दो ध्रुवीयता का अंत समझने से पहले हमारे को ये समझना काफी ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझेंगे। ठीक है, मित्र राष्ट्र में कुछ कंट्रियां थी जैसे यूएसएसआर। ठीक है, यूएसएसआर यानी सोवियत संघ, यूएसए और ब्रिटेन, ये कंट्रियां थी किसमें? मित्र राष्ट्र में। इसी तरीके से धुरी राष्ट्र में थी क्या क्या? जापान, जर्मनी और इटली। मतलब जो है जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तो मुख्यतः इन लोगों के बीच में वही वर्ल्ड वॉर था जिसमें दोनों कंट्रियां जो है आपस में लड़ रही थी, आपस में दो गुट बनाकर। तो जीत जो हुई वो मित्र राष्ट्र की हुई। मित्र राष्ट्र में से क्या हुआ? 1945 में अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर फैटमैन और लिटिल बॉय नाम के दो परमाणु बम छोड़ दिए, गिरा दिए। इसी तरीके से ये युद्ध जो है वो समाप्त हो जाता है। अब जब ये युद्ध समाप्त हो गया तो पूरी देश की यानी पूरी दुनिया की जो है अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। सिर्फ दो महाशक्तियां बची। कितनी? दो महाशक्तियां। अब मेजर पावर जो होता है ना, मेजर पावर या पावर की मेजोरिटी, वो किसी एक के हाथ में रह सकती है, दो के हाथ में नहीं। अब ये दो महाशक्तियां कौन सी थी? दो महाशक्तियां थी, एक थी यूएसएसआर और दूसरी थी यूएसए, अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये दो क्या थी? देश थे। अब ये जो था वो 15 गणराज्यों से मिलकर बना हुआ था और ये अपना अपना आप में एक कंट्री था। तो ये महाशक्ति दोनों। तो अब क्या है, पहले ये मित्र थे पर लेकिन अब जो है वो शीत युद्ध इन दोनों के बीच में चलेगा। क्या था ये शीत युद्ध? शीत युद्ध एक होड़ थी, क्या? महाशक्ति बनने की होड़।
कि पूरे विश्व में महाशक्ति कौन रहेगा। एक ही महाशक्ति हो सकती है, महाशक्ति का मतलब पावर, मेजोरिटी वाली पावर, कौन जो है वो पूरी दुनिया पर राज करेगा। तो ये दोनों देश थे उस समय। तो इन दोनों के देशों के बीच में ही शीत युद्ध चला। कब से चला? जैसे ही 45 में ये खत्म होता है दूसरा वर्ल्ड वॉर, तो शीत युद्ध जो है वो हमारा शुरू हो जाता है। 1945 से लेकर 1990 के बीच में ये शीत युद्ध जो है वो चला। और दोनों कंट्रियां, अब ये शीत युद्ध का मतलब क्या है? ठंडा युद्ध। ठंडा का मतलब, अच्छा युद्ध तो गर्म होता है, युद्ध में गर्मा गर्मी चलती है, पर ये ठंडा युद्ध था। कैसा था? इसमें कई बार ऐसा हुआ कि दोनों महाशक्तियां आपस में लड़ जाएंगी, ठीक है, एक दूसरे को मार देंगी। पर कई बार ऐसे परिस्थितियां बनी कि युद्ध होगा होगा होगा, पर कोई भी रक्त रंजित युद्ध नहीं हुआ, किसी कोई खून खराबा नहीं हुआ। तो इसलिए हमने नाम दे दिया इसको शीत युद्ध, ठीक है। तो शीत युद्ध कब से कब तक चला? 1945 से लेकर 1990 तक चला। अब दो कंट्रियों के बीच में था, यूएसएसआर और यूएसए। अब दो ध्रुव के बारे में बात करते हैं। क्या ये दो, अब इसमें क्या हुआ था? दो ध्रुव, दो ध्रुव में क्या था? दुनिया जो है वो दो भागों में बट गई, उसी को हम कहते हैं दो, है ना, पहली दुनिया दूसरी दुनिया। तो पहली दुनिया तो थी, ठीक है, पहली दुनिया। तो पहली दुनिया कौन सी थी? पहली दुनिया थी यूएसए वाली। यूएसए वाली का मतलब यूएसए प्लस उसमें या उसके साथ देने वाली सारी कंट्रियां थी, वो पहली दुनिया के नाम से रहती थी। सेकंड कौन सी थी? सेकंड थी यूएसएसआर, और प्लस जो इसके साथ देने वाली कंट्री थी वो सारी थी दूसरी दुनिया के देश। तो इसलिए हम कहते हैं दो ध्रुव। अब दो ध्रुवों का अंत कैसे होता है? शीत युद्ध समाप्त हुआ तो दो ध्रुवों का अंत मान लेते हैं। अब ये शीत युद्ध समाप्त कैसे हुआ वो हम एक एक करके सब कुछ जानेंगे। आइए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे, जो हमारे रहेगा। क्या क्वेश्चन है हमारा पहला? पढ़ेंगे, आप आंसर करेंगे और बताएंगे मेरे को कि क्या है इसका पहले का आंसर। देखिए क्या लिखा है। शीत युद्ध किन दो महाशक्तियों के बीच में था? मैंने अभी बता दिया, शीत युद्ध जो है वो अमेरिका और चीन के बीच में नहीं, अमेरिका तो था पर चीन नहीं था। सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में नहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं। तो किसके बीच में था? सोवियत संघ। सोवियत संघ को हम कहते हैं यूएसएसआर, यानी क्या है इसका मतलब? यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो ये इसका आपके कोई एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यूएसएसआर का पूरा नाम क्या है? तो यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है। तो ये इसका नाम है, इन दोनों के बीच में चला। और अमेरिका को हम यूएसए कह देते हैं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, सॉरी यूएसए, यूएसए कह देते हैं, ठीक है। तो दो महाशक्ति। और कब से कब तक चला शीत युद्ध? 1945 से लेकर 1990 तक शीत युद्ध चला। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं और देखेंगे। देखिए बताएंगे, बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक है? बर्लिन की दीवार, बर्लिन कहाँ है? जर्मनी का विभाजन हुआ था बर्लिन की दीवार लगाकर, तो वही है। क्यूबा मिसाइल संकट का नहीं, ध्रुवीयता का नहीं, शीत युद्ध का या गुटनिरपेक्षता। तो शीत युद्ध का प्रतीक है बर्लिन की दीवार। बर्लिन की दीवार जो है खड़ी करी गई थी 1961 में, और गिराई कब गई वो आगे मैंने आपके लिए क्वेश्चन रख रखा है, तो उसमें बताएंगे। आप बताएंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। देखिए बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? तो बर्लिन की दीवार 1990 में नहीं, 1979 में, 91 में नहीं, 61 में नहीं, 61 में तो खड़ी करी गई थी, 1900, है ना। और अगर डेट पूछ ले तो 9 नवंबर 1979 में, सॉरी 1989 में जो है वो 1989 में बर्लिन की दीवार को गिराया गया था। और बर्लिन की दीवार किसका मतलब? बर्लिन दीवार का खड़ा होना शीत युद्ध का प्रतीक है या दो ध्रुवीयता का प्रतीक है, पर बर्लिन की दीवार का गिरना ही शीत युद्ध के अंत का प्रतीक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। नाटो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं नाटो है क्या। देखिए नाटो का मतलब, इसका पूरा रूप क्या है? हिंदी में इसे कहते हैं उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, पर इंग्लिश में इसे कह देते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इसका पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। का गठन कब हुआ? अब ये क्या है? ये नाटो जो है वो यूएसए का सैन्य गठबंधन है। गठबंधन यानी गठबंधन,
सैन्य गठबंधन से मेरा मतलब क्या है? देखिए मैंने क्या बताया आपको, मैंने अभी आपको बताया कि शीत युद्ध का दौर जब चल रहा था तो दुनिया जो है वो दो भागों में बट गई थी। कुछ देश जो थे ऐसे थे जो यूएसए का साथ दे रहे थे, कुछ देश ऐसे थे जो किसका याद साथ दे रहे थे? यूएसएसआर का। तो यूएसए का साथ देने वाले जो देश थे वो नाटो का सदस्य बने। अब नाटो में शामिल देश को एक क्या दिया गया था? एक प्रॉमिस दिया गया था, अगर नाटो में शामिल किसी भी देश के ऊपर आक्रमण होता है तो नाटो में शामिल सभी देश जिसने भी आक्रमण किया है उस पर एक साथ मिलकर हमला करेंगे। तो डरते थे लोग इससे। अब क्या पूछा है कि नाटो का गठन किस वर्ष किया गया? तो नाटो का गठन जो है वो 1992 में नहीं, 1955 में नहीं, 1945 में नहीं, 1949। अगर पूरी डेट बोले तो पूरी डेट 4 अप्रैल 1949। ठीक है, 4 अप्रैल 1949। तो 4 अप्रैल 1949 को क्या करा गया था? नाटो का गठन किया गया था। मैंने आपको नाटो के बारे में सब कुछ चीजें जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है वो बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। इसी तरीके से एक दूसरा संगठन था। अब नाटो संगठन जो किसका था? जो था किसका? यूएसए का। अब ऐसे ही वार्सा संधि क्या थी? सोवियत संघ का सैन्य गठबंधन, हथियार संधि कुछ नहीं, या फिर अमेरिका का संगठन? अमेरिका का संगठन तो क्या था? नाटो था। तो कुछ नहीं, हथियार संधि में नहीं, क्या था? तो सोवियत संघ का सैन्य गठबंधन। इसी तरीके जैसे नाटो का काम था उसी तरीके से इसका भी काम था, पर इसका गठन जो हुआ वो थोड़ा लेट हुआ। कब हुआ? 1955 में। आपसे सिर्फ ईयर पूछा जाएगा कि वार्सा संधि, जिसे हम वार्सा पैक्ट भी कहते हैं, उसका गठन कब हुआ था? तो वार्सा पैक्ट का गठन हुआ 1955 में। क्या था ये यूएसएसआर का एक, यूएसएसआर यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का एक क्या था? सैन्य गठबंधन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे और बताएंगे मेरे को आंसर। देखिए शीत युद्ध कितने वर्ष चला? मैंने अभी आपको बताया है। कब तक चला? 1945 से लेकर 1990 तक। तो हम क्या कहेंगे? 50 वर्ष, 49 वर्ष, 46 वर्ष, 45 वर्ष। 45 वर्ष तक शीत युद्ध चला। इसमें कई बार ऐसा हुआ कि ऐसा लग रहा था कि दोनों जो महाशक्तियां हैं वो आपस में कई बार लड़ जाएंगी, पर वो एक भी बार नहीं लड़ी, इसलिए इसका नाम शीत युद्ध दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और बताएंगे आप। देखिए शीत युद्ध मुख्य किन देशों के बीच हुआ? ये क्वेश्चन भी आपको मैंने बता दिया। तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में शीत युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है? सोवियत संघ कितने गणराज्यों से मिलकर बना हुआ था? कितने गणराज्य थे? गणराज्य का मतलब इसमें छोटे छोटे देश शामिल थे, तो उसी को हम गणराज्य कहते हैं। तो कितने गणराज्य शामिल थे? 16 थे, 15 थे, 13 थे, ओ सॉरी एक मिस्टेक हो गई। कितने थे? 15 ही थे, 20 भी नहीं थे। 15 गणराज्यों में कुछ महत्वपूर्ण का नाम पूछा जाता है। मैं अभी आपको बता दूं, रूस, यूक्रेन, बेलारूस, ठीक है, ये जो है वो नाम पूछे जाते हैं। और भी कई सारे हैं, पर लेकिन आप इन तीनों को तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, इंपोर्टेंट, तो इनको तो इनका नाम तो आप याद रखेंगे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूस की क्रांति कब हुई? रूस की क्रांति कब हुई? जैसे आपने फ्रांसीसी क्रांति सुनी होगी, औद्योगिक क्रांति सुनी होगी, वैसे ही एक रूस की क्रांति थी जो 1920 में नहीं हुई, 1915 में नहीं हुई। कब हुई? 1917 में। अच्छा, ये रूस की क्रांति हुई थी, ये किसके लिए हुई थी? देखिए इसमें क्या करा गया था, इसमें रूस की क्रांति में पूंजीवाद का विरोध और समाजवाद को अपनाने की बात की गई। देखिए मैं बताऊंगी क्या है। सबसे पहले पूंजीवादी, पूंजीवाद वर्सेस समाजवाद। देखो शीत युद्ध को हम हथियारों की होड़ का विग नाम देते हैं। शीत युद्ध को हम नाम देते हैं कि ये जो है वो क्या था, वो दो अर्थव्यवस्थाओं की लड़ाई थी। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, जिसे हम इंग्लिश में प्राइवेटाइजेशन कहते हैं, ठीक है, और समाजवादी क्या होती है, जिसे हम सोशलिज्म कहते हैं। प्राइवेटाइजेशन जो है उसमें हर चीज प्राइवेट होती है, कंपनियां जो है वो मुनाफा कमाने का ज्यादा होती है, विकास पर ज्यादा जोर दिया जाता है। पर समाजवाद में क्या होता है कि
सरकार जो है वो जनता के लिए ज्यादा करती है, जनता को आधारभूत आवश्यकता, रोटी कपड़ा मकान राशन ये सब चीजें दी जाती है। तो ये इन दोनों की लड़ाई थी, ठीक है। पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था थी वो यूएसए की थी, और समाजवादी अर्थव्यवस्था जो थी वो यूएसएसआर की थी, यानी सोवियत संघ की थी, ठीक है। तो इसमें ही कहा था, क्या कहा था रूस की क्रांति में, कि पूंजीवाद का हम विरोध करेंगे और समाजवाद को अपनाने की बात करेंगे। तो यही थी रूस की क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोवियत संघ में किस पार्टी का शासन था। देखिए सोवियत संघ में जो है वो एकमात्र पार्टी थी जिसका नाम हम लेते हैं कम्युनिस्ट पार्टी, और कम्युनिस्ट पार्टी ने यहाँ पर 70 साल तक, लगभग नहीं तो 70 साल तक शासन किया। किसने करा? कम्युनिस्ट पार्टी ने करा। तो एकमात्र पार्टी कौन सी थी? सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी। आगे चलकर ये पार्टी सत्तावादी हो जाएगी। सिर्फ ये जो है वो जनता के भले के लिए काम नहीं करेगी, बल्कि लाभ कमाने के लिए, सिर्फ अपना मुनाफा या फिर अपनी कुर्सी को बचाने के लिए काम करेगी। बताएंगे। देखिए सोवियत प्रणाली के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? खराब संचार प्रणाली? नहीं, सोवियत संघ की संचार प्रणाली काफी ज्यादा उन्नत थी। तो खराब नहीं थी, कैसी थी? उन्नत यानी काफी ज्यादा हाई क्वालिटी वाली। बेरोजगारी का होना? बेरोजगारी नहीं थी, तो ये भी गलत हो जाएगा। पूंजीवादी व्यवस्था? पूंजीवादी व्यवस्था थी क्या? नहीं। कौन सी अर्थव्यवस्था थी? समाजवादी कह लो या साम्यवादी कह लो, एक ही बात है। और लास्ट में क्या है? न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधाएं। हाँ, ये यहाँ के सरकार ने लोगों को बेसिक चीजें दे रखी थी, बुनियादी जरूरतें को पूरा करा रखा था। तो न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा ये सोवियत प्रणाली की एक विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और मुझे आंसर बताएंगे। देखिए सोवियत संघ में किस प्रकार की व्यवस्था स्थापित थी? तो कौन सी थी? साम्यवादी थी, पूंजीवादी थी, मिश्रित थी या राजशाही? राजशाही नहीं थी। मिश्रित भारत में है, पूंजीवादी अमेरिका में है, यूएसए में है। तो कौन सी है? समाजवादी अर्थव्यवस्था या साम्यवादी भी हम उसे कहते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था कहां पे थी? यूएसएसआर में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सोवियत प्रणाली की विशेषता को नहीं दर्शाता? अच्छा, नियोजित अर्थव्यवस्था थी, उन्नत संचार प्रणाली थी, बढ़ती बेरोजगारी, या मिल्कियत पर राज्य का स्वामित्व? देखिए मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या था। मिल्कियत पर राज्य का स्वामित्व था, ठीक है। मिल्कियत का मतलब क्या होता है? संसाधन का जो है वो राज्य अपने अनुसार प्रयोग करता था, तो यानी वही है। बढ़ती बेरोजगारी? बेरोजगारी नहीं थी। उन्नत संचार प्रणाली और नियोजित अर्थव्यवस्था ये भी थी। तो यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा कि बढ़ती बेरोजगारी उसका मतलब सोवियत प्रणाली की विशेषता को नहीं दर्शाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए निम्न में से कौन सा कथन सोवियत प्रणाली की कमियां थी? क्या थी सोवियत प्रणाली की कमियां? तो एकमात्र पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, नौकरशाही का शिकंजा, या फिर रूस को प्राप्त विशेष अधिकार, उपरोक्त सभी। देखिए सबसे पहले एकमात्र पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी। अब किसी भी देश में अगर एकमात्र पार्टी होती है तो वो शासन जो चलाती है वो अपने अनुसार चलाती है। वो ना ये देखती कि जनता का भला हो रहा है, ना कुछ देखती, बस वो अपना फायदे के लिए जो है वो शासन करती है। तो यही इसका एक क्या थी? कमियां थी। दूसरी कमी नौकरशाही। आईएएस आईपीएस इनको कुछ इतने अधिकार प्राप्त थे कि इन्होंने पूरी शासन व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया। तो नौकरशाही का जो है वो पकड़ राज्य पर या फिर देश पर नौकरशाही की पकड़ जो है वो ज्यादा थी। तो ये भी इसकी एक कमी थी। तीसरी कमी क्या थी? रूस को प्राप्त विशेष अधिकार। देखिए मैंने क्या बताया अभी आपको? मैंने अभी आपको बताया कि जो सोवियत संघ था, यूएसएसआर जो था, वो 15 गणराज्यों से मिलकर बना हुआ था, पर उसमें से जो है वो रूस को कुछ ज्यादा ही अधिकार प्राप्त थे, और जिसके कारण क्या हुआ? जो उसके विघटन का एक कारण बना, है ना। तो ये था, ये बाकी सारे गणराज्य अपने आप को दमित महसूस करते थे, दमित यानी अपने आप को दबा हुआ महसूस करते थे। तो उपरोक्त सभी इसकी कमियां थी। और भी कमियां थी, इन्होंने हथियारों की होड़ में अपने संसाधन लगा दिए, संसाधनों का गलत उपयोग, अंदरूनी गड़बड़ियां इनके अंदर शामिल हो गई थी। तो ये सारी इनकी कमियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे? सोवियत संघ के सोवियत के राष्ट्रपति, सोवियत संघ के राष्ट्रपति, कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव, रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति? कोई नहीं, कोई तो होगा व्यक्ति। कुछ रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति वो थे कौन? बोरिस येल्त्सिन। आगे कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे या सोवियत संघ के राष्ट्रपति? ये भी नहीं थे। तो कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे कौन? मिखाइल गोर्बाचेव। कब बने ये? 1980 के दशक में, 1980 के
दशक 1980 के दशक में कौन बने? मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। और इन्होंने जो है सोवियत प्रणाली में जितनी भी कमियां हो रही थी उस कमियों को सुधारने के लिए अपने कई सारे प्रयास करे, पर इनके प्रयास उल्टे हो गए और इनके प्रयासों की वजह से सोवियत संघ का विघटन और तेजी से हो गया, वो और जल्दी टूटने लगा। मतलब कहने का मतलब ये, इन्होंने नीतियां तो चलाई गई सारी, पर वो नीतियां इनके लिए उल्टी पड़ गई, तो वो था। आगे समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, पेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट किसके सिद्धांत थे? किसने दिए इन सिद्धांतों को? तो निकिता क्रुश्चेव ने दिए, बोरिस येल्त्सिन ने दिए, मिखाइल गोर्बाचेव ने दिया है, व्लादिमीर लेनिन ने दिए। तो ये जो दिए थे पेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट, ये दिए थे किसने? मिखाइल गोर्बाचेव ने। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो आप याद रखेंगे कि पेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट किसके वो थे सिद्धांत थे? तो ये सिद्धांत थे मिखाइल गोर्बाचेव के, जो दिए उन्होंने। और मतलब इनके जो है, इन्होंने कई सुधार करना चाहे पर वो सुधार सही नहीं हुए। तो ये था, हम जब पढ़ते थे तो हमारे टीचर जो है वो हमारे को बताते थे कि मान लो किसी कोई व्यक्ति भूखा है, जैसे रूस जो है वो उस समय भूखा था, सोवियत संघ उस समय भूखा था, और भूख किसी व्यक्ति को भूख लग रही है और हम उसे पॉप्स खिला दे, पॉप्स का मतलब चिप्स खिला दे, तो उसके पेट में दर्द हो जाएगा। तो इन्होंने वही काम करा, उसकी भूख थी, भूख का मतलब उसमें कमियां थी, और इनकी नीतियों की वजह से वो कमियां और ज्यादा बढ़ गई, यानी बीमारी और ज्यादा बढ़ गई सुधारने की जगह। तो उसकी वजह से जो है वो सोवियत संघ का विघटन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, रूस के किस राष्ट्रपति ने सोवियत संघ के विघटन की घोषणा करी? निकिता क्रुश्चेव ने करी, बोरिस येल्त्सिन ने करी, मिखाइल गोर्बाचेव या व्लादिमीर लेनिन? तो बोरिस येल्त्सिन ने 3 गणराज्यों के साथ मिलकर, कौन कौन से 3 गणराज्य? रूस, बेलारूस और यूक्रेन, इन तीनों के साथ मिलकर सोवियत संघ के विघटन का क्या कर दी? 1991 में घोषणा कर दी। और जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, शीत युद्ध हो गया समाप्त। ठीक है, तो ये तो इसका वो अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, सोवियत संघ के विघटन की घोषणा किस गणराज्य ने नहीं की थी? कौन से गणराज्य? मैंने आपको 3 नाम बताए, बेलारूस का मैंने नाम बताया था आपको, यूक्रेन का बताया था, रूस का बताया था, लिथुआनिया। लिथुआनिया एक ऐसा गणराज्य था जिसने सबसे पहले अपने आप को स्वतंत्र घोषित करा। स्वतंत्र नहीं, जब इसका विघटन हुआ तो 15 गणराज्य अपने अपने अलग अलग हो गए और सबने अपने जो है वो नए देश बना लिए। तो स्वतंत्र राज्य सबसे पहले बनाने वाला कौन था? लिथुआनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोवियत संघ के विघटन के बाद उसके सभी अधिकार किस गणराज्य को दे दिए गए थे? यानी उसका उत्तराधिकारी कौन था? तो उसका उत्तराधिकारी बेलारूस नहीं था, लिथुआनिया भी नहीं था, यूक्रेन भी नहीं था, रूस को। यानी कहने का मतलब है सारी वीटो पावर, परमाणु शक्ति, वो सब किसके हाथ में आ गई? रूस के हाथ में आ गई। रूस में ना, और पहले रूस के पहले जो है वो निर्वाचित राष्ट्रपति कौन बने? बोरिस येल्त्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CIS का पूरा नाम क्या है? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, कम्युनिकेशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, या कोई नहीं? तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, ये CIS की पूरी नाम है। और ये इनमें कौन से देश शामिल थे जो सोवियत विघटन के बाद नए या नव स्वतंत्र देश, सोवियत संघ के विघटन के बाद नव स्वतंत्र जो देश थे वो CIS के सदस्य बने, वही सारे देश थे। तो कई सारे देशों का उदय हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोवियत संघ के विघटन का कौन सा मुख्य कारण नहीं था? क्या कारण था सोवियत संघ का विघटन हो गया? इतना बड़ा जो एक देश था या फिर एक संगठन था, वो कैसे टूट गया? क्या कारण रहे होंगे कि वो टूट गया? क्या कमियां रही ऐसी? तो ये कमियां जो रही वो क्या रही? देखिए, पढ़ेंगे अब। सोवियत संघ के विघटन के कौन से मतलब मुख्य कारण थे? तो कम्युनिस्ट पार्टी का सत्तावादी होना, ये कारण है। आर्थिक कारण नहीं है पूछा है, ठीक है? तो आप ध्यान देंगे हमेशा कि कारण है पूछा है या नहीं पूछा है। तो कौन सा कारण नहीं है? कम्युनिस्ट पार्टी का सत्तावादी होना, ये एक कारण है। आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता है या नहीं है? मिखाइल गोर्बाचेव की सुधार नीति है या नहीं है? और बेरोजगारी है या नहीं है? तो बेरोजगारी इसका कोई भी क्या नहीं है, कारण नहीं था। मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन से कारण थे। 3 तो ये हो गए, ठीक है? एक कारण था क्या? 3। चौथा कारण क्या था? रूस को प्राप्त विशेषाधिकार, रूस को प्राप्त विशेष अधिकार। 5वां कारण क्या था? हथियारों की होड़ में शामिल होना।
और क्या कारण था? सिक्स जो कारण था वो क्या था? संसाधनों का गलत प्रयोग, ठीक है। और मिखाइल गोर्बाचेव की सुधार नीति मैंने आपको बता दिया। और क्या था सातवां कारण? तो सातवां कारण हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे कि अंदरूनी गड़बड़ियां, अंदरूनी गड़, तो ये सारे जो कारण थे वो क्या थे? अंदरूनी, मैं दोबारा बताता हूँ, कम्युनिस्ट पार्टी का सत्तावादी होना, नौकरशाही का शिकंजा कसना, आर्थिक व राजनीतिक अस्थिरता, मिखाइल गोर्बाचेव की सुधार नीति, रूस को प्राप्त विशेष अधिकार, हथियारों की होड़ में शामिल होना, संसाधनों का गलत उपयोग करना और अंदरूनी गड़बड़ियां, ये सारे कारण रहे कि सोवियत संघ का विघटन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और बताएंगे आप सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि क्या परिणाम थे सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो मेरे को बताएंगे आप। देखिए, पहला शीत युद्ध का अंत हुआ, तो मैंने क्या बताया था अभी? मैंने आपको बताया था शीत युद्ध कह लो या दो ध्रुवीयता का अंत कह लो, तो वो कब हुआ? जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ तो हो गया। दो ध्रुवीयता का अंत हो गया, हथियारों की होड़ समाप्त हो गई, एकमात्र महाशक्ति अमेरिका बनकर उभरा और नव स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय हुआ। तो यानी ये सारे हैं, कौन से हैं? सभी ठीक है, यानी सारे हुए, है ना। और क्या क्या हुआ था? सिक्स, शॉक थेरेपी को अपनाया गया, शॉक थेरेपी को अपनाया गया, ठीक है। और क्या कारण था, मतलब और क्या बदलाव हुए? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का महत्व बढ़ा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का महत्व बढ़ा। ये समस्या, मतलब ये जो है वो क्या हुआ था? ये सारे परिणाम थे किसके? सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताएंगे आप आंसर। देखिए, शॉक थेरेपी कब अपनाई गई? तो 1991 में, 1990 में, 1917 में या 1992 में। तो शॉक थेरेपी को अपनाया गया 1990 में। ये क्या था? शॉक थेरेपी एक मॉडल था, ठीक है। क्या मॉडल था? इस मॉडल में मतलब जैसे साम्यवादी देश थे ना, तो समाजवाद से पूंजीवाद की ओर जाना। मतलब जितने भी समाजवादी देश थे उन्हें पता लग गया कि समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाकर देश का विकास नहीं होने वाला है, तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर अपना रुख कर लिया। उसी मॉडल को हम नाम देते हैं शॉक थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉक थेरेपी किसके द्वारा निर्दिष्ट थी? तो शॉक थेरेपी किसके द्वारा निर्दिष्ट थी? दो संगठन थे, कौन से? संयुक्त राष्ट्र संघ था? नहीं, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF जिसे हम कहते हैं। विश्व बैंक यानी WB और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इन दोनों ने जो है वो शॉक थेरेपी का नाम दिया था क्या? एक मॉडल को, क्या कौन सा मॉडल? समाजवाद से पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाने के मॉडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल कब क्या है? देखिए, जब शॉक थेरेपी को अपनाया गया तो हर चीज में बदलाव किया गया। हर चीज में बदलाव से मेरा मतलब क्या है? सारी चीजें बदल दी गई। जितनी भी चीजें सरकारी तरीके से या सार्वजनिक तरीके से होती थी, वो सारी जितनी भी काम होते थे, अब वो पूंजीवादी तरीके से होंगे, यानी प्राइवेट तरीके से होंगे। तो उसी में क्या हुआ? इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल हुई थी। क्या थी ये गैराज सेल? सार्वजनिक फॉर्म को निजी फॉर्म में बदला गया था, ये हुआ था, पर ये गैराज सेल नहीं थी। 90% उद्योगों को औने पौने दामों पर बेच दिया गया। औने पौने दाम का मतलब क्या है? कम से कम दाम पर, बहुत सस्ते दामों पर बेच दिया गया। इसी को कहते हैं इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल, ठीक है। निजी पद्धति से खेती की जाने लगी, शॉक थेरेपी अपनाकर ये हुआ था। मुक्त व्यापार अपनाया गया, शॉक थेरेपी अपनाकर ये हुआ था। तो ये शॉक थेरेपी के बाद जो बदलाव किए गए वो हैं। पर लेकिन इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल कौन सी है? 90% उद्योगों को औने पौने दामों पर बेच दिया गया। रूसी मुद्रा, अब क्या क्या हुआ था, क्या क्या परिणाम रहे शॉक थेरेपी अपनाकर? देखिए, शॉक थेरेपी अपनाने के बाद रूस का जो आर्थिक ढांचा है वो पूरी तरीके से चरमरा उठा। चरमरा उठा का मतलब पूरी तरीके से उनकी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई, ठीक है। लोग जो है वो बहुत ज्यादा गरीब थे और ज्यादा गरीब हो गए। इसके बाद उनकी जो जमा पूंजी सेविंग्स थी वो खत्म होने लग गई। रूसी मुद्रा, रूबल के जो दाम है वो नीचे गिर गए, डॉलर और ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। पूरे देश में जो है वो आर्थिक मंदी फैल गई।
गरीब लोग जो हैं वो और ज्यादा परेशान हो गए। अब जो जितनी भी चीजें उन्हें आधारभूत चीजें मिल रही थी वो भी मिलना बंद हो गई। तो ये सारे ही मतलब परिणाम रहे शॉक थेरेपी अपनाकर। और शॉक थेरेपी अपनाने के बाद रूस की अर्थव्यवस्था को एक माफिया वर्ग ने अपने हाथ में ले लिया और अपने उसको चलाया। तो ये सारे वो थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। देखिए, रूसी मुद्रा रूबल का नाम क्या है? तो मैंने आपको बताया है कि रूस की मुद्रा रूबल का रूस की मुद्रा का जो नाम है वो नाम है रूल। ठीक है, डॉलर यूएसए की है, येन जापान की है, और यूरो जो है वो यूरोपीय संघ की है। यूरोपीय संघ वाला एक चैप्टर भी है हमारा, ठीक है, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो ये सारे वो थे। रूबल मुद्रा किसकी है? रूस की मुद्रा रूबल है। डॉलर जो है यूएसए, येन जापान, और यूरो जो है वो यूरोपीय संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोवियत संघ के विघटन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी थे, पीवी नरसिम्हा राव थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, एच डी देवेगौड़ा थे। तो कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। हम ये ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारी जो एलपीजी की नीति अपनाई गई थी, एलपीजी, वो भी किसने अपनाई थी? वो भी पीवी नरसिम्हा राव ने अपनाई थी। ठीक है, एलपीजी की नीति उस समय। तो ये कब थे? ये 1991 के समय हमारे जो है वो भारत के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 28वां क्वेश्चन है हमारा। हमने बहुत अच्छे से इस चैप्टर को क्लियर करा, एक एक चीज जो है वो क्लियर कर दी आपके लिए। युगो क्या कह रहा है? मध्य एशिया में कौन सा देश ऐसा था देश जहाँ 2001 तक गृह युद्ध की चपेट में रहा? कौन सा देश रहा था गृह युद्ध की चपेट में? तो युगोस्लाविया रहा था? नहीं। तजाकिस्तान, तंजानिया रहा या उज्बेकिस्तान रहा? तो तजाकिस्तान जो है वो 10 सालों तक, 10 साल यानी कब से कब तक? 2001 से, यानी 1991 से लेकर 2001 तक तजाकिस्तान जो है वो किस में रहा? गृह युद्ध। गृह युद्ध यानी जब देश के अंदर ही कोई युद्ध हो जाए, देश के अंदर संगठन समूह आपस में, या धार्मिक युद्ध हो जाए, सांप्रदायिक दंगे हो जाए, तो उसे गृह युद्ध का नाम दे दिया जाता है। तो तजाकिस्तान में गृह युद्ध 10 सालों तक चला, 2001 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सोवियत संघ ने किस वर्ष अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया? तो सोवियत संघ ने 1945 में किया था, 1989 में करा था, 1991 में करा था। कब करा था? 1979 में करा था सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप। लास्ट हमारा जो लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है 30वां, वो कौन सा क्वेश्चन है? आप बताएंगे। रूस के किन 2 गणराज्यों में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले? तो रूस के 2 ऐसे क्या थे गणराज्य थे जिसमें अलगाववादी आंदोलन चले। तो वो कौन सा था? चेचन्या और तुर्कमेनिस्तान, दागिस्तान और अजरबैजान, इनमें से कोई नहीं। तो चेचन्या और दागिस्तान जो है वो 2 ऐसे गणराज्य थे जहां पर क्या चला? जहां पर अलगाववादी आंदोलन चला। तो इसी के साथ हमारा जो है वो ये चैप्टर खत्म होता है। हमने बहुत अच्छे से 2 ध्रुवीयता के अंत के सारे फैक्ट्स, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो पढ़ लिए। और इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे साथ हमारे चैनल पर जुड़े रहें। की टू सक्सेस को जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।